नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर हम विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व भूगोल के अंतर्गत हम आज उत्तर अमेरिका का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम बता दें कि यहां पर हमने दक्षिण अमेरिका का अध्ययन किया, यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया। ठीक है, और अब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि उत्तर अमेरिका से जो भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो बिंदु बन रहे हैं उनको समझते हैं और अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो उत्तर अमेरिका है वो आपके अलास्का से पनामा नहर तक के भूभाग को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि उत्तरी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं तो अलास्का से पनामा नहर तक के, यानी जो पनामा नहर है वो आपके उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को डिवाइड करती है। ठीक है, तो वही लिखा है कि अलास्का और पनामा नहर तक के भूभाग जो है वो आपको उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अलास्का भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। और यहाँ पर जो समझ गए होंगे कि उत्तर अमेरिका की जो अवस्थिति है वो कहाँ से, अलास्का से लेके पनामा नहर तक है। ठीक है, और अलास्का वो है वो आपके उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर अमेरिका में कितने देश हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 10 देश हैं, जिनमें 3 प्रमुख देश हैं। तो आपने 3 ही नाम प्रमुखता से सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर 10 देश हैं। तो वो कौन कौन से प्रमुख हैं? यहाँ पर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं, ठीक है, और मैक्सिको है। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये किस स्थिति में दर्शाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और आपका मैक्सिको दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 देश उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख देश हैं। अब यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो ठीक है, ये आपका मैक्सिको रहा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि मैक्सिको की दक्षिणी सीमा से पनामा नहर तक 7 छोटे छोटे देश हैं, इन्हें मध्य अमेरिका कहा जाता है। यानी जो 10 देश हैं, 10 देशों में जो 3 देश हैं आपके कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 प्रमुख देश हैं। जबकि इनके जो नीचे यानी आपके दक्षिण में सीमा पे पनामा नहर के पास में जो आपके 7 देश हैं उन्हें मध्य अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। यानी जो आपके हम बता दें कि आपकी यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा ये निर्धारित करती है। तो वो आपकी 49 डिग्री अक्षांश रेखा विभाजित करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कनाडा और आपके यूएसए। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वास्तव में यूएसए और कनाडा की सीमा 3 चीज़ों से संयुक्त रूप से बनी है। यानी जो कनाडा और यूएसए की सीमा को निर्धारित करती है कि अमेरिका की सीमा और कनाडा की सीमा कहाँ कहाँ तक है, तो वो आपकी 3 चीज़ों से ही निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पर वो तीनों पॉइंट दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पहला पॉइंट है कि आपके 49 डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरा यहाँ पर ग्रेट लेक्स और तीसरा यहाँ पर है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट हैं इन्हीं के माध्यम से ही कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित की जाती है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम निम्नवत है। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरफ से ऐसे बढ़ेंगी। तो वो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें 5 आती हैं, तो उनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। तो उसमें पहली झील आपकी सुपीरियल झील है और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ है, तो आपकी अमेरिका में, और कौन सी झील है? सुपीरियल झील है। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। जो अगली नदी है वो आपकी ये झील है जो आपकी ह्यूरॉन झील है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरी है आपकी मिशिगन झील, जो पूरी तरह से अमेरिका में है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सीमा पर है कनाडा और यूएसए की, लेकिन यहाँ पर जो मिशिगन झील है वो पूरी तरीके से अमेरिका में ही स्थित है। और यहाँ पर अगली दी गई है वो आपकी एरी झील दी गई है, और जो 5वीं झील है वो आपके ओंटारियो झील है। ठीक है, तो ये 5 झीलें जो आपकी ग्रेट लेक्स के नाम से भी जानी जाती हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि ग्रेट लेक्स के पास काफ़ी सारे औद्योगिक नगर बसे हुए हैं, जिसमें प्रमुख 4 औद्योगिक नगर निम्नवत हैं। यानी जो स्वाभाविक होता है जहाँ पर भी संसाधन आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं वहाँ पर ही औद्योगिक नगर बसाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो झीलों के पास में जो 4 प्रमुख नगर हैं उनके बारे में जान लेते हैं।
तो यहाँ पर दिया गया सुपीरियर झील के पास आपका दुलुथ जो आपका एक औद्योगिक नगर वो बसा हुआ है, और मिशिगन के पास आपका गैरी और शिकागो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मिशिगन के पास ही गैरो और शिकागो औद्योगिक नगर बसे हुए हैं। ठीक है, तो आप शिकागो के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि एरी डेट्राइट, यहाँ पे जो एरी झील है यहाँ पर डेट्राइट यानी ऑटोमोबाइल औद्योगिक नगर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ग्रेट लेक्स के आसपास का इलाका काफी उपजाऊ है, इस कारण यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं और जिन्हें प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए प्रेयरी कहा जाता है। ठीक है, और शिकागो यहाँ का एक प्रमुख शहर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि प्रेयरी शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो उत्तरी अमेरिका में जो आपके घास के मैदान है वो आपके कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है, यानी जो भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें स्थान पर आता है और जो अमेरिका का है वो आपके तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन जो अमेरिका का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच नदी सीमा बनाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, और अंत में मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रियो ग्रांडे नदी है वो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नदी सीमा बनाती है और अंत में मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। और अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कनाडा के उत्तर में ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके कनाडा के उत्तर में जो ग्रीनलैंड द्वीप है यानी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो आपके उस पर किसका अधिकार है, वो आपका ग्रीनलैंड है, उस पर डेनमार्क का अधिकार है, यानी पॉलिटिकल रूप से उस पर डेनमार्क का अधिकार है और डेनमार्क यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी यानी दूसरी सबसे लंबी, पहली आपकी कौन सी है, आपकी एंडीज है, दूसरी एंडीज कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में, जबकि आपकी रॉकी की बात कर रहे हैं तो वो आपके उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पश्चिम में स्थित है। और रॉकी पर्वत श्रेणी कनाडा से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक आती है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि आप अपने पास ज्योग्राफी का जो मैप है वो आपका रखिए, जैसे विश्व भूगोल में हम यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का अध्ययन कर रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित जो भी तथ्य हैं वो आपके अपने पास रखे हुए मैप में देखिए। ठीक है, तो वहाँ पर कौन से रॉकी पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अपने मैप में देखिएगा। ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो पश्चिम में स्थित है रॉकी पर्वत श्रेणी कनाडा से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक आती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो आपकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपकी रॉकी पर्वत श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो आपकी माउंट अल्बर्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अल्बर्ट है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपका। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अलास्का श्रेणी अलास्का में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अलास्का श्रेणी किस देश में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि अलास्का में ही स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपके माउंट मैकिनले है, तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बात करें, उत्तरी की बात करें तो वो आपका अलास्का में जो माउंट मैकिनले है वो आपकी अलास्का श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कनाडा में 4 झीलें हैं जिनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम जो आपका क्रम है वो इस प्रकार से, तो यानी यहाँ पर लिखा है कि कनाडा में 4 बड़ी झीलें हैं, तो वो आपके उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी पहली यहाँ फिर ये ऐसी तो दी गई, तो वो आपके देख लेते। पहले आपके यहाँ पर जो झील है वो आपकी ग्रेट बियर झील है, यानी कहाँ पर, कनाडा की बात कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पर दी गई है ग्रेट स्लैब झील, तीसरी यहाँ पर है अथावास्का झील और आपकी चौथी विनिपेग झील। ठीक है, तो जो आपकी कनाडा में झीलें हैं तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन सी, ग्रेट वियर झील, ग्रेट स्लैब झील और अथावास्का झील और आपकी विनिपेग झील। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर है, यानी कनाडा में 4 झीलें थी तो वो उसके बारे में हमने समझा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी है। यहाँ पर हम आपको पॉइंटों का अध्ययन कर रहे हैं, आप अपने मैप में कीजिएगा उत्तरी अमेरिका में पास में कि कौन
कौन से कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कनाडा के उत्तर में हडसन की खाड़ी जो कि तीनों तरफ से धरती से घिरा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो हडसन की खाड़ी है वो आपकी तीनों तरफ से धरती से घिरा हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। तो ये हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बारे में बात करें, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो ये भी हम आपको बता दें कि 50 जिस प्रकार से जो यहाँ पर 50 राज्यों से एक राज्य से 2 सीनेटर चुन के आते हैं, जिस प्रकार से भारत में राज्यसभा में सदस्य चुनकर जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अमेरिका में जो 50 राज्य हैं उनके प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर चुनकर आते हैं। तो इस प्रकार से जो वहाँ सीनेटरों की संख्या है वो आपके 100 है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि अमेरिका की जो राजधानी है वो आपकी वाशिंगटन डीसी है। तो यानी डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और ये चेसापिक की खाड़ी में पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। जो आपका वाशिंगटन डीसी शहर है वो आपके पोटोमेक नदी पर बसा हुआ है। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी पर है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, पोटोमेक नदी पर बसा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आपके जो बाइडेन हैं, और आपके उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपकी वो कमला हैरिस हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसी के उत्तर में प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क यानी पोटोमेक शहर यानी वाशिंगटन डीसी के उत्तर में आपका क्या है, प्रसिद्ध शहर कौन सा, न्यूयॉर्क है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यानी का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। तो ये भी आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका वो टेक्सास है। यहाँ पर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अगला पॉइंट है यहाँ पर कि सबसे पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया है। यानी जो अमेरिका का सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो वो आपको कैलिफोर्निया है। यह भ्रंश घाटी यानी भूमि, भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है कि भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि कोई भूमि जो नीचे धंस गई है, यानी जमीन का जो समतल होता है उससे नीचे धंस जाना ही भ्रंश कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी नर्मदा नदी और तापी नदी भ्रंश घाटियों में बहती हैं, इसी कारण से वो पश्चिमी घाट में गिरती हैं, ठीक है। तो भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि जमीन की समतल से कोई हिस्सा जो जमीन से नीचे चला जाए उसे हम भ्रंश कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है भूमि के नीचे धंस जाना ही भ्रंश कहलाता है, और आपके सैन एंड्रियास भ्रंश में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपको कैलिफोर्निया है वो आपके सैन एंड्रियास भ्रंश में स्थित है। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत भूकंप आते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि यहाँ की जो भूमि है वहाँ धसी होने के कारण से यहाँ कहीं ना कहीं उथल पुथल बनी रहती है, और जिस कारण से यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहीं पर अमेरिका में आधे से अधिक तेल का शोधन सैन फ्रांसिस्को रिफाइनरी में किया जाता है। यानी आधे से अधिक यानी 100% यदि तेल का शोधन अमेरिका में हो रहा है तो उसका जो आधा है हिस्सा वो आपके फ्रांसिस्को रिफाइनरी में ही किया जाता है। इसी कारण से इसे गोल्डन गेट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मायावी अमेरिका के शहर फ्लोरिडा के निकट बसा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखें, जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है मायावी आपको कहाँ, फ्लोरिडा के निकट बसा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि मैक्सिको के पूर्व में द्वीप समूह जिसे वेस्ट इंडीज कहते हैं, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के कैरेबियन सागर के निकट होने के कारण कैरेबियन द्वीप पर ही कहा जाता है, यानी कैरेबियन द्वीप कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो वेस्ट इंडीज है वो कोई एक देश नहीं है बल्कि वो देशों का समूह है। और इसी आपने सुनी होगी वेस्ट इंडीज टीम, तो वो किसी एक देश से नहीं आती बल्कि वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं और वहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य हैं उन्हीं से पूरी मिलाकर एक टीम बनाई है जिसे वेस्ट इंडीज टीम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि वेस्ट इंडीज द्वीप समूह को कैरेबियन सागर के निकट है, यानी जो वेस्ट इंडीज द्वीप हैं वो आपके कैरेबियन सागर के निकट होने के कारण इसे कैरेबियन द्वीप भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि कैरेबियन द्वीप के प्रमुख जो द्वीप हैं वो कौन कौन से उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया क्यूबा, आपने सुना होगा कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को, ठीक है। और राजधानी इसकी क्या है, हवाना। तो ये भी आपको याद रखें, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी आपकी क्यूबा की राजधानी हवाना ही है, ठीक है, जो आपकी उत्तरी अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा यहाँ पर जो द्वीप है वो आपका बहामास है, और जो देशों के नाम है, ठीक है, उन्हीं पे द्वीपों पर बसी हुए हैं। और आपकी जमैका है, हैती है, पुर्तो रिको है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेबियन द्वीप के जो प्रमुख द्वीप थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो हम अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि चियापास का पठार मैक्सिको में। तो ये भी आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चियापास का पठार
कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैक्सिको में। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में 5 पठार थे, उसके बारे में समझ लेते हैं कि जो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 5 पठार हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका पहला यहाँ पर होगा पीडमांट का पठार, वो अभी यूएसए के पूर्व में यानी यूएसए के पूर्व में है। और अगला पॉइंट है कि ओजार का पठार, वो भी पूर्व यूएसए में है। और आपका कोलंबिया का पठार पश्चिमी यूएसए में है। और ग्रेट बेसन का पठार पश्चिमी यूएसए में है। और आपके कोलोराडो का जो पठार वो आपके पश्चिमी यूएसए में। तो ये आपको याद रखना है, आप अपने मैप में देखिएगा कि किस तरफ ये दर्शाए गए हैं सभी पठार, तो आप समझते होंगे अपने मैप में। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिए गए 5 पठार थे। ठीक है, और अगला पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया घाटी में ही गिरती है। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे, कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया घाटी में ही गिरती। तो ये कुछ पॉइंट उत्तरी अमेरिका से थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।